हेलो स्टूडेंट्स। आज अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम चला रखे थे उसकी लास्ट पार्ट में लास्ट यूनिट लेकर के आया हूँ आपके लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें मैंने आपको समझाया था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, यानी कि अवधारणाएं, सिद्धांत और परंपराएं। ये तीन चीज़ें हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ प्रिंसिपल्स देख चुके थे, जिसको हम पहले की 2 क्लासेस में देख चुके हैं। और वो दोनों क्लासेस मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिए, आप देख सकते हैं। आज हम इसका थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं और वो आखिरी पार्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, लेखांकन परंपराएं। परंपराएं क्या होती है? परंपराएं हैं कि चीज़ें जब लगातार हम किसी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के उसे लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली उसे रन करते हैं, तो वो परंपराएं बन जाती है, वो हमारा ट्रेडिशन बन जाता है, वो हमारी कन्वेंशंस हो जाती है। तो उसी के मद्देनजर लेखांकन की भी कुछ परंपराएं हैं। क्या परंपराएं हैं, आइए डिस्कस करते हैं अब। तो सबसे पहले है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी रूढ़िवादिता की परंपरा। ये रूढ़िवादिता की अवधारणा या परंपरा क्या है? जब मैं एक और बात बता दूं आपको, जो भी कन्वेंशंस हैं वो सब बेसिकली कॉन्सेप्ट से ही बन करके आई हैं। ये अगर मैं कहूँ कि कॉन्सेप्ट ही हैं तो कोई गलत नहीं होगा। बहुत सारी किताबों में आप कन्वेंशंस अलग से नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे कॉन्सेप्ट में ही ये दिखेगा आपको। कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहीं पर ही आपको कंजर्वेटिज्म भी नजर आ जाएगा। तो इसलिए ये इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग, ये सेम है, वही चीज़ है जो उसी कॉन्सेप्ट की अगर ऊपर बात करता हूँ तो। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट या अपने कन्वेंशन के ऊपर, वो है कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता। कंजर्वेटिज्म की बहुत बेसिक लाइन है, बहुत आसान सी बात, कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाले हैं, इफ इट इज एंटिसिपेटेड, इट इज एक्सपेक्टेड, इट इज एस्टिमेटेड, इफ इट इज पॉसिबल, अगर संभावना है कि आपको फ्यूचर में लॉस होगा, तो आप उसके लिए आज ही प्रोविजंस बना लीजिए, उसे आज रिकॉर्ड कर लो, उसके लिए पहले से आप तैयारी करके रखिए, उसे धीरे धीरे आज बुक करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है, कोई इनकम होने वाली है, तो उसकी चिंता मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। तो कंजर्वेटिज्म कहता है अगर हानि यानी लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो बस उसे आज रिकॉर्ड कर लीजिए या उसके लिए प्रोविजन बना लीजिए। जबकि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, लाभ होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, दैट शुड बी इग्नोर्ड। क्या कहा इसके कन्वेंशन के रिगार्डिंग में? तो आइए बात करें। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस, एंटीसिपेटेड जिनकी संभावना है लॉस होगा, शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट एंटीसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं। तो अवधारणा क्या कहती है? इस अवधारणा के अनुसार सभी अनुमानित अनुमानित हानियों को लेखा पुस्तकों में दर्ज कीजिए। कैसे दर्ज करोगे? प्रोविजन बना करके। कैसे दर्ज करोगे? प्रोविजन बना करके। परंतु, लेकिन, किंतु, बट, क्या अनुमानित लाभों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, उसे आपको इग्नोर करके चलना। when there are many alternatives when there are many alternative values, many alternative values, बहुत सारे आपके पास प्रोबेबिलिटी है, अलग अलग आप किसी एसेट को अलग अलग तरह से मूल्यांकित कर सकते हैं, उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फिर आप किसका चयन करेंगे? जो मेथड आपको लेसर वैल्यू प्रोवाइड करे, कम वैल्यू दे, उसी को चूज करें। So when there are many alternative values of an asset,
ऑफ एन एसेट। तो क्या करने का है? इसको छुपा दूं। When there are many alternative values of an asset, then accountant should choose the method which gives lesser value, जो कम वैल्यू अपने को दे। यानी जब किसी संपत्ति का मूल्य ज्ञात करने की करने के एक से अधिक विकल्प हो तो उस विधि का चयन किया जाए। उस विधि का चयन किया जाना चाहिए जिसमें संपत्ति का कम मूल्य आ रहा हो, लेसर वैल्यू डिटरमाइन की जाए। नेक्स्ट, ऑन दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स शुड बी वैल्यूड, करंट एसेट्स शुड बी वैल्यूड ऑन कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यानी चालू संपत्तियों की गणना किसके आधार पर की जाएगी? लागत या बाजार मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो के आधार पर की जाती है। मैं ये जो मार्केट प्राइस है, इस मार्केट प्राइस को कहूंगा एन आर वी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, एनआरवी। आपको पता होना चाहिए जो स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक, उसे किस पर वैल्यू करते हैं? हाँ, ये याद आया आपको, 11 में सिखाई गई थी बात, कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ये यूं कह लीजिए, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। अगर एनआरवी निकाल पाना पॉसिबल है तो एनआरवी के आधार पर गणना की जाएगी, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर मार्केट वैल्यू को ही एनआरवी मान लेते हैं। बता दूं, AS2 के अंदर ऐसा कहा गया है कि कॉस्ट और एनआरवी, वहां एनआरवी वर्ड यूज किया गया AS2 में, इसलिए हम एनआरवी यूज करते हैं, वो ज्यादा स्टैंडर्ड होगा। बट ठीक है, जहां एनआरवी पॉसिबल नहीं है वहां पर मार्केट वैल्यू का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मार्केट वैल्यू भी वही बात। ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूट नहीं है बट एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं इफ एनआरवी इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, अगर एनआरवी को ज्ञात करना संभव ना हो तो। ठीक है, बट एनआरवी ज्यादा बेटर है। तो हम क्या कहेंगे कि करंट स्टॉक क्या है भाई? करंट एसेट ही तो है। तो स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस या एनआरवी विच एवर इज लेस के बेसिस पर की जाती है। किस की वजह से, किसके कारणवश की जाती है ऐसा? व्हाट इज द रीजन? यस, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की अवधारणा या फिर परंपरा के कारणवश। This principle results in understatement of profits. प्रॉफिट तो क्या कर रहे हैं? अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको तो कम दिखाया जा रहा है। एंड एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो प्रॉफिट और एसेट्स, ये दो चीजें तो अंडर स्टेटमेंट की जा रही हैं, जबकि ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज ज्यादा दिखाई जा रही है। तो एक बात समझिए, अगर मैं बैलेंस शीट में अपनी एसेट की वैल्यूज ठीक नहीं दिखा रहा हूं, प्रॉफिट को मैं कम दिखा रहा हूं और लायबिलिटीज ज्यादा दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, दस इट क्रिएट्स, ये क्या क्रिएट कर रहे हैं? सीक्रेट रिजर्व इन द बैलेंस शीट। यानी सीक्रेट रिजर्व कैसे? मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बिल्डिंग रखी हुई है और उस बिल्डिंग की वैल्यू जो मैंने मतलब वैल्यू निकालता हूँ या जो मेरे पास अवेलेबल है या मैंने परचेज करी है उस बिल्डिंग को, वो 1 लाख रुपए में करी है। अब उसकी वैल्यू मार्केट में 5 लाख रुपए हो चली है। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप अपनी एसेट को 1 लाख पे ही दिखाइए, कम वैल्यू, ज्यादा मत करके दिखाओ, कम पे दिखाओ। तो इसका मतलब 4 लाख रुपए एक्चुअली में मुझे प्रॉफिट तो है, मैं आज बेचने जाऊंगा तो मुझे 4 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा, दिस इज माई रिजर्व। बट बैलेंस शीट देख करके आप नहीं बता सकते कि मुझे 4 लाख रुपए ज्यादा मिलने वाले हैं, ये मुझे प्रॉफिट होगा। बैलेंस शीट सही पिक्चर नहीं दे रही है अभी आपको, कंजर्वेटिज्म की वजह से। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि
4 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मुझे मिल रहे हैं, उसका मुझे गेन होने वाला है, वो मैंने क्या बना दिया, क्रिएट्स अ सीक्रेट रिजर्व। गुप्त संचयों का निर्माण किया गया है। तो लाभों को कम दिखाया जाता है, संपत्तियों के मूल्य को कम किया जाता है, जबकि दायित्वों को अधिक मूल्यों पर दिखाया जाता है, जिसके कारण चिट्ठे में गुप्त संचय बन जाते हैं। बोल चुका था, प्रोविजंस पहले ही बना लो, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बना लो, बेड डेट्स तो घाटा होने की संभावना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये दोगे आप डिस्काउंट तो भी आपको है, ये लॉसेस होने के चांसेस है। एस्टिमेटेड फ्यूचर लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी होने वाली है तो उसके लिए भी आप आज ही क्या बना लीजिए, रिजर्व बना लीजिए, इज मेड, बट नो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर से डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो ये आपकी इनकम है या गेन है या प्रॉफिट है, चिंता मत करो, उसके प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन सिर्फ किसका बनाया जाएगा, हानियों का, लॉसेस का। दूसरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, सततता की परंपरा। कंसिस्टेंसी का मतलब ही क्या है, लगातार, रेगुलरली, यानी एक बार जो पॉलिसी आपने अडॉप्ट करी, कंटिन्यूअसली वही पॉलिसी अडॉप्ट करके रखने की है। आप बार बार पॉलिसीज चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक बार आपने अपनी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे करना शुरू करी, तो आप उसे कंसिस्टेंट रखिए, आप हमेशा अब अक्रूवल बेसिस पर ही अपनी अकाउंटिंग कीजिए। आप ऐसा नहीं कि इस बार आपने अक्रूवल पे कर ली, अगली बार आप कैश बेसिस पे करेंगे, फिर आपको लगा नहीं 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 यार, कैश बेसिस नहीं जच रहा है अपने को, तो अपन तो एक काम करो, अक्रूवल बेसिस पे करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी करी वही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल लूं कि आपने इस बार डिप्रिसिएशन लगाया WDV मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्रमागत ह्रास विधि अपनाई है। आपको लगा नहीं यार मजे नहीं आ रहे, अपन तो एक काम करो, SLM अडॉप्ट करो, स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा ह्रास विधि, आपने वो अडॉप्ट कर लिया। आपको लगा नहीं 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 यार, SLM ज्यादा बढ़िया नहीं, अपन तो वही WDV चल रहे थे। ये क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो एक बार अडॉप्ट किया रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, लगातार आप उसी को ही अपनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड should be followed consistently from one period to another period, इस अवधारणा के अनुसार जो लेखांकन नीतियां एक बार अपनाई जाती हैं, उन्हें समय दर समय लगातार बिना किसी परिवर्तन के अपनाया जाना चाहिए। Due to this concept, two periods financial statements become comparable. इसी अवधारणा के कारण दो समय अवधियों के वित्तीय विवरणों में तुलना कर पाना संभव होता है। बिल्कुल सही है। एक बात समझना, मैं एक साल में यानी पिछले वाले साल में WDV मेथड से डिप्रिसिएशन लगा रहा था, और अब मैं डिप्रिसिएशन लगा रहा हूं SLM से। तो क्या मैं दोनों साल के स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, प्रॉफिट्स को कंपेयर कर सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। कैसे कर पाएंगे? एक पिछली बार अलग मेथड लगा हुआ था, इस बार अलग मेथड है, तो पिछली बार का डिप्रिसिएशन अलग आया होगा, इस बार अलग आया होगा। जब अलग अलग आया होगा तो आप उनके प्रॉफिट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए याद रखिएगा कि कंपेरेबिलिटी यानी कि तुलनात्मक अध्ययन तभी संभव है जब लेखांकन विधियां एक जैसी हो। तो इसका मतलब एक बार जो अडॉप्ट कर ली, कंटिन्यूअसली उसे वैसा ही रखना चाहिए। हाँ सर, हमको चेंज करनी हो तो चेंज कर सकते हैं, या कब कर सकते हैं, या क्यों कर सकते हैं? क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी चेंज्ड, उसे बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। कब? ड्यू टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखा मानकों के लिए। यानी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है,
और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप एक बात समझे, कल को मैं यूं कहता हूं कि आप अपने स्टॉक की वैल्यूएशन लीफो बेसिस पे कर रहे हैं। कौन से बेसिस पर? लीफो। तो आप तो अपनी अकाउंटिंग इस बेसिस पे किए जा रहे हैं, लेकिन एस टू कहता है कि आप अपने स्टॉक की वैल्यूएशन या तो वेटेड एवरेज मेथड से कीजिए या सिंपल एवरेज मेथड से कीजिए। इंडिया में लीफो मेथड अलाउड ही नहीं है, ये अलाउड ही नहीं है। तो फिर अब आपको क्या करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। तो बस उसे चेंज कर दीजिए। तो चेंज कैसे करोगे? क्यों क्यों चेंज कर रहे हो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए। दूसरा, कंप्लाई विद लॉ। लॉ ने कोई अचानक चेंज कर दिया, कानून ने कोई, किसी भी प्रकार के अधिनियम में कोई चेंज आ जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए आपको लेखांकन नीति पूरी करनी पड़ेगी। जैसे आप अपना अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे थे, आप अपने बुक्स में डिप्रिसिएशन लगा रहे थे एसएलएम बेसिस पर, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि नहीं भैया, क्या करो? यस, अकाउंटिंग मतलब आप डिप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड से दो, एसएलएम से नहीं दिया जा सकता। तो इसका मतलब कानून को पूरा करने के लिए आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, उचित प्रस्तुतिकरण के लिए। ये उचित या बेटर प्रेजेंटेशन क्या है? तो एक बात समझे कि आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, उससे ट्रू एंड फेयर रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ट्रू एंड फेयर और बेटर प्रेजेंटेशन करने के लिए आपने क्या किया हुआ है? अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर दी है। तो यस, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन भी आप क्या कर सकते हैं? अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं। तो तीन कारण से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की को फॉलो करने के लिए, या लॉ को फॉलो करने के लिए, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अब एक बात और, अगर आप चेंज कर रहे हैं कर लो। AS5 कहता है कि आप चेंज करना चाहते हैं करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए डिस्क्लोजर दो, प्रकटीकरण। कुछ बताओ आप उसके बारे में, क्या बताओगे कि पुरानी पॉलिसी ये थी, नई पॉलिसी ये है, हम पहले ये वाली पॉलिसी अडॉप्ट करते थे, ओल्ड पॉलिसी बताएंगे, फिर अब हम जो पॉलिसी अडॉप्ट किए हैं वो बताओगे, यानी कि न्यू पॉलिसी का डिस्क्रिप्शन दोगे। तीसरा डिस्क्रिप्शन दोगे कि आपने ये चेंज क्यों किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए, लॉ फॉलो करने के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। और चौथी डिटेल दोगे कि ये चेंज करने से मेरे अकाउंटिंग के ऊपर, मेरे अकाउंटिंग रिजल्ट्स के ऊपर क्या डिफरेंसेस या क्या इफेक्ट्स या क्या प्रभाव पड़े हैं। चार चीजों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो AS5 सुनना ध्यान से, AS5 कहता है अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर सकते हो, अगर चेंज करते हो तो कारण, आपको चार चीजों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। पहला, पुरानी पॉलिसी क्या थी, नई पॉलिसी क्या है, हाँ। तीसरा क्या, आपको बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया है, कारण, अकाउंटिंग पॉलिसी बदलने का रीजन देना पड़ेगा। और फाइनली फोर्थ, कि उससे इम्पैक्ट क्या आया, प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, रीजन एंड इफेक्ट, खत्म। ये आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। चलते हैं आगे, सारवानता यानी कि मटीरियलिटी। क्या है ये सारवानता या कन्वेंशन, मतलब ऑफ मटीरियलिटी, ये सारवानता की परंपरा? तो ये सिंपल है, एक ही बात कहते हैं कि केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, उन्हीं सौदों को, उन्हीं व्यवहारों को, उन्हीं मदों को, उन्हीं आइटम्स को डिस्क्लोज कीजिए जो रेलेवेंट हो, जो दिखाने से हमारे डिसीजंस पे प्रभाव पड़ सकता है, हमारे डिसीजंस से बदल सकते हैं, जिसकी वजह से उसको दिखा। जिसको लिखने से या जिसके होने या ना होने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, ना डिसीजन मेकिंग पे, ना हमारे अकाउंटिंग रिजल्ट्स पे, तो फिर दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता।
देखिए दो चीजें होती है, एक होता है फुल डिस्क्लोजर, एक होता है मटीरियलिटी। फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ देखा, रेलेवेंट इररेलेवेंट नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ होता है, सब रेलेवेंट होता है, सब देखा। तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, उसके विपरीत है, उसका अपवाद है, उसका एक्सेप्शन है कि मटीरियलिटी कहता है बस उतनी चीज दिखाओ जितनी रेलेवेंट है, जितनी हमको नीड है, जितनी हमको आवश्यकता है। जरूरत ही नहीं है जिसको दिखाने की, या जिसको दिखा के कुछ नहीं होएगा, फायदा क्या, फायदा क्या। तो इसलिए कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब मटीरियलिटी। अब सर इसका मतलब क्या है, आप समझाओ, एग्जाम्पल देके समझाओ। इससे एक बात समझिए, कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर आप खरीदते हैं, बढ़िया कैलकुलेटर है, 100 रुपए वाले कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चाइनीज वाला उठा लाते हो तुम लोग। चाइना से भैया कुछ मत लेकर के आओ, वायरस आ जाता है आजकल। हाँ, उसी की बदौलत हमको ऐसे पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि बढ़िया कैलकुलेटर परचेज करते हैं, 400 500 रुपए तक का कैलकुलेटर आता है, एक अच्छा क्वालिटी वाला है ना। मैं मेरा कैलकुलेटर देख पा रहा हूँ, मेरे हाथ में है ये, मैंने सिटीजन का परचेज किया था, उस टाइम पे 350 रुपए का कैलकुलेटर परचेज किया था मैं। और कब परचेज किया था, इस पे डेट लिखी हुई है, 3 नवंबर 2010, दैट इज 20। अभी तक मैंने इसके सेल चेंज नहीं करा है, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बिगड़ा इसका। 10 साल हो गए तो कैलकुलेटर यूज किए चलते हुए। इसका मतलब समझ लो, 350 रुपए हो का मैंने कैलकुलेटर परचेज किया, एंड ये कैलकुलेटर पिछले 10 साल से चलता आ रहा है। तो क्या मुझे कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर क्या मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो आपने खर्चा किया, रेवेन्यू आयगत खर्चों की बात कर रहा हूँ, जो खर्चा आज किया वो वहीं पे कंज्यूम्ड हो गया, खत्म। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि आज आपने खर्चा किया, एंड ये क्या होने वाला है, यस, ये कंटिन्यू रहने वाला है। उसका बेनिफिट, आज जो खर्चा किया उसका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक मिलने वाला। तो यस एग्जैक्टली, कैलकुलेटर प्रोवाइड्स द बेनिफिट फॉर लॉन्ग 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 ईयर। 10 साल से मुझे एक बेनिफिट दे रहा है। क्या करना चाहिए, इट शुड बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मैं एक बात, छोटी सी बात समझाता हूँ। अब यहाँ से मटीरियलिटी निकल करके आती है, सारवानता निकल करके आती है। लेट्स सपोज कि मैं इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेता हूँ, तो भैया मुझे क्या करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी पी&ल में एक साथ नहीं होता है ना, बोलो तो कहाँ जाता है, अरे बोलो ना, बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाते हो, यानी उस पर सिर्फ डिप्रीसिएशन चार्ज करते हो। 350 रुपए पे डिप्रीसिएशन अगर मैं चार्ज करता हूँ, है ना, लेट सपोज मैं इसे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, तो 15% का इस पर मुझे क्या मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी की तरह से अप्लाई करूंगा तो 15% का मुझे इस पर डिप्रीसिएशन मिलेगा। 350 का 15%, 50 रुपए के करीबन अमाउंट होगा, 52-53 रुपए। अब 52-53 रुपए अगर मेरा डिप्रीसिएशन का अमाउंट आता है, तो इससे मेरे प्रॉफिट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा। फिर क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा 52 रुपीज या 50 रुपीज से ऊपर या नीचे, दैट्स इट। तो मैं एक बात बताऊं, उसे ऐसा करने से फायदा क्या है, कोई टैक्स में भारी छूट मिल नहीं रही मुझे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप एक काम कीजिए कि क्या कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्टली कहाँ पे चार्ज कर सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी पी&ल में। 350 रुपए एक साथ ही खत्म करो। तो इसका मतलब मटीरियलिटी समझ रहे हैं कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, कि क्या आपके लिए मटेरियल रिलेवेंट है और क्या मटेरियल रिलेवेंट नहीं है, क्या दिखाया जाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। तो मुझे क्या नहीं दिखाना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक ही बार के अंदर पूरा राइट ऑफ कर दो, डिप्रीसिएशन मत देते रहो, सिंपल। उसको भी एसेट क्रिएट करके रखोगे क्या, नहीं रखना। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज फैक्ट्स शुड बी डिस्क्लोज। वही फैक्ट्स, वही मदें दर्शाई जानी चाहिए, डिस्क्लोज की जानी चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, which may affect the decision of users of the financial statement। वित्तीय विवरणों
को या में केवल उन्हीं मदों को दर्शाया जाना चाहिए जो उपयोगकर्ता के निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। सिंपल। उपयोगकर्ता के निर्णय बदल जाए ऐसा कोई हो तो बात करो, वरना कोई फायदा नहीं। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। कौन से, किसका अपवाद है? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा का अपवाद। आइटम्स विच हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट, देखो वर्ड कितना भारी आया, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट। Items which have significant economic effect on business should be disclosed, उन्हें ही दिखाया जाना चाहिए, should be disclosed। केवल उन्हीं मदों को दिखाया जाता है या दिखाया जाना चाहिए जिनका व्यवसाय पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो, महत्वपूर्ण हो और आर्थिक प्रभाव भी, दो वर्ड, महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव। ठीक है, चलो आगे। तो जिनका इंपॉर्टेंस है रेवेन्यू कंटेंट पे या इकोनॉमिक कंडीशन। इनसिग्निफिकेंट आइटम्स, इनसिग्निफिकेंट आइटम्स यानी जिनका कोई महत्व ही नहीं है यार। इनसिग्निफिकेंट आइटम्स which only increase the work, only increase the work of accountant, लेखाकार, अकाउंटेंट का बर्डन बढ़ाने के लिए ही आए ये आइटम, उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एंड नॉट रेलेवेंट टू द यूजर्स शुड नॉट बी डिस्क्लोज, उन्हें दिखाया नहीं जाना चाहिए। वे मदे जिनका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, नहीं है, नहीं है, जो केवल लेखाकार के कार्यों, लेखाकार के कार्यों का भार बढ़ाते हैं, तो तथा जो उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी नहीं है, नहीं है, नहीं है, को दिखाया नहीं जाना चाहिए, शुड बी इग्नोर, उसे इग्नोर किया जाना चाहिए। ठीक है, शुड बी। एन आइटम में बी मटीरियल फॉर वन पर्सन, कोई भी एक आइटम किसी एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इममटीरियल हो सकता है। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल, किसी एक के लिए बहुत 350 रुपये हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए बहुत सारे मायने रखता, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाहिए। और जिसके लिए कोई रेलेवेंसी नहीं है उसे फिर कुछ नहीं करना चाहिए उसे। और रिलायंस के अंदर 350 रुपये का कैलकुलेटर एसिड बनाओगे आप, और कितनी एसिड बनाते फिरोगे जैसे, उसको रेवेन्यू में डाल दो। और एक छोटा है, परचूनी की दुकान है, बहुत छोटी सी दुकान है उसकी, उसको कैलकुलेटर खरीद रहा है वो 500 रुपये का, तो हो सकता है उसके लिए 500 रुपये बड़ी मत रखता, तो फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज करें। ठीक है, बट आज के टाइम पे 500 रुपये कोई मायने नहीं रखते, इसलिए उसे आप रेवेन्यू में ही चार्ज करते हो, ज़्यादा बेहतर है। बट इट डिपेंड्स ऑन सच सर्कमस्टांसेस ना, कि कुछ के लिए वो मटीरियलिस्टिक हो सकता है, किसी के लिए मटीरियलिस्टिक नहीं हो सकता। जैसे आप कोई आइटम खरीदे 10,000 रुपये का, हम कोई आइटम खरीदे, मैं कोई आइटम खरीदूँ 10-20 हज़ार रुपये का, तो इट इज टू बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बड़ा अमाउंट हो गया मेरे लिए। लेकिन वहीं रिलायंस वाला कोई व्यक्ति खरीदे 10,000 रुपये की, कोई बोले यार इसके लिए छोटा अमाउंट है ऐसा, तो फिर डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो किसी के लिए वो मटेरियल हो सकता है, किसी के लिए वो इममटीरियल हो सकता है। कोई मत किसी एक व्यक्ति के लिए सारवान हो सकती है, जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सारहीन हो सकती है। However, term materiality is subjective, ये क्या है? is subjective form. The materiality depends not only upon the amount of the item, the amount of the item, but also upon the size of the business, but also upon the size of the business, nature of the business, level of information, level of person making the decision. तो डिपेंड करता है कि कौन डिसीजन ले रहा है, उसके बिजनेस का साइज क्या है, उसके बिजनेस का नेचर क्या है, उसके बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो वो इंफॉर्मेशन देख रहा है वो क्या है। तो डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस ना, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है। तो हालांकि सारवानता
व्यक्तिपरक हो सकती है। व्यक्तिपरक का मतलब क्या है? व्यक्तिपरक का मतलब क्या है? व्यक्ति विशेष, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। पढ़ के आए ना यार पिछले वाले पॉइंट में, ऐसा क्या बार बार एक ही चीज समझने का। तो व्यक्तिपरक व्यक्ति विशेष हो सकता है, क्योंकि सारवंता क्योंकि सारवंता केवल मदों की राशि पर ही निर्भर नहीं करता कि वो अमाउंट कितने का, कि 500 का। हो सकता है यार 500 रुपए किसी पर्सन के लिए बड़ा अमाउंट हो सकता है किसी के लिए बहुत छोटा अमाउंट। तो डिपेंड करता है उस पर्सन पर, उस बिजनेस पर। तो व्यवसाय के आकार पर, व्यवसाय की प्रकृति पर, सूचना के स्तर पर, निर्णय लेने वाले व्यक्ति की बौद्धिक स्तर पर, वो क्या सोचता है उस पर डिपेंड करता है। अभी कल को तुम कह सकते हो सर ये तो नहीं 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 इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करो, तो फिर ठीक है, आपका बौद्धिक स्तर ऐसा कहता है, आपका आपका डिसीजन लेवल इतना ही है, तो फिर वो आप यही मानोगे। ठीक है, कोई और व्यक्ति उसे कुछ और तरह से मानेगा। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वेरी कर सकता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कन्वेंशन ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रारूप पर सार का वर्चस्व। यह हिंदी बड़ा अजीब है इसका, है ना। हिंदी में याद नहीं रखने का है, आपने एक ही चीज करना है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म याद रखना है। अरे रख लोगे क्या तुम यार? एक तो है ना डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, और फिर मेरे को तुम्हारा फेस ही नहीं दिख रहा है, पता नहीं चलता तुम कितनी बार उसको रिवाइज करते हो, कितनी बार। भैया रिवाइज करते रहो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, हमारे लिए बेहद जरूरी चीज। कन्वेंशन ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या चीज है? ये थोड़ा भारी कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत इजीली समझना। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, और आप, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जवाब की उम्मीद नहीं रख पा रहा हूँ कि आप जवाब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बट मैं मान रहा हूँ कि हाँ आप कुछ मन में बोलोगे, ठीक है। आपको सबको अपने अटेम्प्ट की सौगंध है, जवाब जरूर देना, मन में ही बोल के दे देना, बट बोलना जरूर है ना, कुछ बोलने का है, रिस्पॉन्स दिया करो। आपने एक एसेट परचेज करी है, वो भी इंस्टॉलमेंट परचेज पर, इंस्टॉलमेंट में परचेज करी है आपने एक एसेट। अच्छा, मैं एक एसेट इंस्टॉलमेंट में खरीद के लेकर के आया, तो मुझे एक बात बताओ कि वो एसेट मेरी है या नहीं? मेरी है। मेरी है तो मैं उसको बेच सकता हूँ बाजार में जाकर के। अभी इंस्टॉलमेंट चुकाया नहीं है मैंने तो एक ही इंस्टॉलमेंट दिया है अभी, बेचा उसको? नहीं, नहीं बेच सकते। क्यों? उस पर अधिकार आपका नहीं है, जिस उस फाइनेंस कंपनी का जिसने आपको लोन दिया। मानते हो? अच्छा। अच्छा, फिर दूसरी बात, उसका अधिकार है तो एक काम करते हैं, उस गाड़ी का हम कोई गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी की किडनैपिंग करने में उसको इस्तेमाल कर लिया आपने, या किसी का एक्सीडेंट कर दिया आपने, ठोक दी गाड़ी की, तो भाई आईसीआईसीआई से आपने लोन लिया, तो चंद्रा कोचर जो थी एमडी, उसको पकड़ के ले जाओ, बोले आपके टाइम पे लोन उसी ने सैंक्शन करा था, तो वही है मालिक, गाड़ी उसकी आईसीआईसीआई की, तो वो जेल में जाएगी, उसने ठोका गाड़ी, गाड़ी उसकी। और भाई ये क्या, नहीं है ना, पकड़ेंगे आप को यार। मामला समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आपका मालिकाना हक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मालिकाना हक है। बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा भारी है, समझने का है। मैं फिर से बोलता हूँ, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा जरा, है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक कार परचेज करी, इंस्टॉलमेंट में परचेज करी, एंड मुझे ये इंस्टॉलमेंट पे करने की है, मैं पे करूंगा। जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता, तब तक वो गाड़ी मेरी नहीं होगी, मेरा मालिकाना हक नहीं है उस पर। लेकिन बावजूद इसके मैं डे फर्स्ट से उस पर डिप्रिसिएशन दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? ये ऑफ कोर्स दे सकता हूँ। क्या वो गाड़ी मेरी है कि नहीं है? ये ऑफ कोर्स मेरी है। कल को कोई भी काम होता है, कुछ भी इलीगल काम हुआ, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन मेरा ही है, मुझे ही जेल होगी, मुझे ही सजा होगी। तो इसका मतलब क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। समझ गए? सब्सटेंस ओवर फॉर्म यानी लीगली उसकी एग्जिस्टेंस अभी आई या नहीं आई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकाउंटिंग में
वो क्या हो जानी चाहिए, रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। यानी अब मैं वापस से इसी को समझाऊं कि मैंने गाड़ी परचेज करी, इंस्टॉलमेंट जाएंगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब मैं पे करूंगा तो गाड़ी मेरे नाम पर होगी, नाम पर होगी, दैट इज माई लीगल एग्जिस्टेंस, ये लीगली मेरे नाम पर होगी। बट स्टिल यार आस पड़ोसी तो यही कहेंगे आप ही की गाड़ी है, ये थोड़ी ना कहेंगे अरे भाई मुबारक को आईसीआईसीआई की एक गाड़ी आ गई सर, गाड़ी आप ही की है। बट ऑन पेपर्स वो किसकी है, अभी स्टिल जब तक लोन पूरा नहीं हो जाता तब तक बैंक वालों की। तो बस कानूनी एग्जिस्टेंस मिली ना मिले फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शन हो गया ना, दैट्स इट, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो डे फर्स्ट से आप उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दीजिए, रिपेयर मेंटेनेंस आप पे करिए, सब कुछ आप ही का है, ऑल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप ही की होगी। बस क्या नहीं है अभी, कानूनी अधिकार नहीं है, बाकी सब कुछ आप ही का है, बस तो इजी। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म यही है। द इंफॉर्मेशन शुड बी अकाउंटेड फॉर, शुड बी अकाउंटेड, वो अकाउंटिंग हो जानी चाहिए, एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद सब्सटेंस। समझ रहे, उसकी एग्जिस्टेंस ही काफी है हमारे लिए, सब्सटेंस में आ गया ना तो बस रिकॉर्ड कर दो। एंड इकोनॉमिक रियलिटी, इकोनॉमिक रियलिटी का मतलब आप क्या उसे वाकई में जेन्युइनली इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या आपका उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट है या नहीं है, एंड नॉट मेयरली द लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, लीगल फॉर्म इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। सूचनाओं को उनकी सार एवं वास्तविकता के आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए, उनके सार एवं उनकी वास्तविकता के आधार पर लेखांकित एवं प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि केवल उनके कानूनी स्वरूप में। लीगल एग्जिस्टेंस आए नहीं आए वो कब आएगा देखेंगे, हो गया ना बस ट्रांजैक्शन, दैट्स इट, खत्म बात। एग्जाम्पल दिया रहा है यहाँ पर, क्या दिया अपन ने, वेयर राइट्स एंड बेनिफिशियल राइट्स एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी आर ट्रांसफर्ड। आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट्स दे दिए, ट्रांसफर कर दिया बेनिफिट्स, लेकिन डीड बनना अभी बाकी है, डॉक्यूमेंटेशन अभी बाकी है, ये अभी पेंडिंग है। स्टिल आप अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, इट्स सब्सटेंस द इज दैट ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। तो जहां अचल संपत्तियों में अधिकारों एवं लाभकारी हितों का हस्तांतरण किया जा चुका है, यानी हित यानी राइट्स यानी बेनिफिट्स ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंटेशन, कानूनी औपचारिकताएं यानी कि लीगल फॉर्मेलिटीज अभी पूरी नहीं हुई है, लीगल फॉर्मेलिटीज अभी पूरी नहीं हुई है। कोई नहीं, कोई नहीं, अभी पूरी नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका सार यह है, इसका मीनिंग क्या है, इससे सेंस क्या निकलता है कि लेन देन पूरे हो चुके हैं, लेन देन कंप्लीटेड है, ट्रांजैक्शन डन है, उसे आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दीजिए। पेपर डॉक्यूमेंट बनते रहेंगे बट आप उसका सब्सटेंस ओवर का बेनिफिट उठाइएगा, समझे। चलिए सर, कन्वेंशन हमने अपनी कंप्लीट करी, सब चीजों का कंप्लीशन है। अब एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या हैं, आधारभूत लेखांकन मान्यताएं कौन कौन सी हैं, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो AS1 इसका जवाब देता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इसका जवाब दे रहा है। सर क्या जवाब दे रहा है इसका, अकॉर्डिंग टू AS1 फॉलोइंग 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, 3 आधारभूत लेखांकन मान्यताएं हैं, किसके अनुसार, लेखा मानक 1 के अनुसार, लेखा मानक 1 के अनुसार। क्या कहता है लेखा मानक 1, पहला चालू लेखा, दूसरा सततता, तीसरा उपार्जन यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, 3 चीजें होनी चाहिए।
यानी मैं सिंपल वर्ड्स में आधारभूत लेखांकन मान्यताएं किसे कह रहे हैं, बेसिक नेसेसिटी किसे कह रहे हैं। जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं बोलता हूं आपको। अ, कोई भी एक पर्सन यूं कहता है कि मेरी शादी हो गई, तो आपके दिमाग में क्या चीज आएगी? शादी हो गई इसका मतलब है कि विधि विधान, यानी पंडित वगैरह आए होंगे, मेहमान आए होंगे, पार्टी हुई होगी, बड़ा फंक्शन हुआ होगा, अच्छा ट्रीटमेंट हुआ होगा, ये सब भी है बेटर सिचुएशन। अच्छा, देखो, एक तो है ना ये शादी वाली जो बात है, ये कभी भी आप अश्विनी सर के सामने मत कर लेना। समझ रहे हो आप मेरी बात? है तो चलो उन पूछना कि मेरी शादी में अश्विनी सर के साथ में क्या बात हो गई थी, क्या बड़ा रोचक किस्सा है वो भी, और उसका बदला उन्होंने कैसे लिया था वो भी बताएंगे, वो ही बता सकते हैं। खैर, बैक टू द पॉइंट। हम पब्लिक पोर्टल पर हैं तो ज़्यादा ये पर्सनल बातें क्या करें, बट ठीक है। तो तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये एक रोचक कहानी है यार। आप फेस टू फेस मिलें कभी तो देखेंगे, या पूछना आपस में से कि क्या बात हुई थी, बताएंगे वो। तो गोइंग हम कह तो अब मैं कह रहा हूँ आधारभूत यानी बेसिक चीज क्या है, हम कह रहे हैं कि शादी हुई इसका मतलब है विधि विधान, फेरे हुए होंगे, पंडित भी आया होगा, पंच उच्चारण हुए होंगे, ओम स्वाहा, ये सब काम हुए होंगे, है ना? दिस इज द बेसिक अजम्पशन। तो बस हम भी यहीं पे बेसिक अजम्पशन की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल अजम्पशंस क्या है कि गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, यानी आपने जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे तो डेफिनेटली ये तीन चीजें फॉलो की होगी। यानी आप अगर साइलेंट हो, कुछ नहीं बोलते, स्टिल हम यही मानेंगे कि तीनों चीजें फॉलो हुई। समझ गए? ये तीन कॉन्सेप्ट फॉलो किए गए हैं, दिस इज द मेन थिंग, ये माना जाएगा। ये साइलेंट है, ठीक है? ये चुपचाप बात नहीं भी कहो तो भी हम मान लेंगे कि यही है। तो आधारभूत का मतलब है कि जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे तो इन तीन का इस्तेमाल आपने किया होगा। इट इज अज्यूम्ड, ये माना गया है दैट these are followed इन प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी यह माना जाता है कि वित्तीय विवरणों को इन आधारभूत मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया होगा। ये मान लिया है, लो मान लिया हमने लो मान लिया हमने कि ये तीनों अजम्पशंस यानी तीनों कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके ही आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। सर नहीं, हमने है ना तीनों में से किसी एक को पूरा नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सर हमने अक्रूवल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल नहीं किया, मतलब हमने कैश बेसिस का इस्तेमाल किया है, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस पे रखते हैं, तो फिर क्या कर लेंगे? तो भैया एक काम समझना, तो फिर क्या करने का है आपको? तो मैं ये लाइन पढ़ता हूँ फिर वापस उसी पॉइंट पर आऊंगा। इफ दीज आर फॉलोड, अगर ये फॉलो की है आपने, ठीक है, आपने फॉलो किया है, तो नो डिस्क्लोजर विल बी रिक्वायर्ड एज पर AS1। AS1 कहता है अगर आपने फॉलो किया है तो बोलने की जरूरत नहीं है कि हमने ऐसा किया था, बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन इफ दीज आर नॉट फॉलोड, कि फॉलो ही नहीं, अदरवाइज यानी कि फॉलो नहीं किया है आपने, तो फिर रिलेवेंट डिस्क्लोजर विल बी रिक्वायर्ड। तो रिलेवेंट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो यदि इन्हें अपनाया है, यानी इन इन आधारभूत मान्यताओं को आपने, अवधारणाओं को आपने अपनाया है अपने लेखा मानक या वित्तीय विवरणों को बनाते समय, तो लेखा मानक 1 के अनुसार कोई भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, कोई डिस्क्लोजर नहीं देना है आपने। नो, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, प्रकटीकरण डिस्क्लोजर की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा लेकिन अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर
संबंधित प्रकटीकरण देना आवश्यक होगा, देना पड़ेगा, रेलेवेंट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। अब मैं वापस अपने बैक टू द पॉइंट आ रहा हूँ, क्या मैंने बोला, अक्रूवल, आपने अक्रूवल नहीं फॉलो करके कैश बेसिस इस्तेमाल किया है, यू फॉलोड कैश बेसिस ना, अपनी मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस पे रखते हैं, नगद के आधार पर, तो फिर क्या करना होगा, तो आपने तीनों फॉलो नहीं की ना, तो रिलेवेंट देना है, ये नहीं देना है कि हमने सब गोइंग कंसर्न लिखा, हमने सततता लिखी, दो तो फॉलो कर ही रहे हो तो वो तो हम अज्यूम्ड कर लेंगे, लेकिन तीसरी फॉलो नहीं कर रहे तो लिख के दो कि हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस पर बनाया। अंडरस्टैंड, गेट इट माय पॉइंट, समझे ना? तो जो रेलेवेंट है बस वही दो, तीनों में से दो फॉलो कर रहे हो तो दो के लिए मत दो, तीसरे नहीं फॉलो कर रहे हो तो तीसरे के लिए दे दो। जैसे फिर मैं आपसे बोलता हूँ, पिछली बार मैं डिप्रीसिएशन एसएलएम बेसिस पे दे रहा था, बट इस बार अब मैं डिप्रीसिएशन डब्ल्यूडीवी के बेसिस पर दे रहा हूँ, डब्ल्यूडीवी मित्रों, डब्ल्यूडीवी के आधार पर। तो मैंने क्या किया, मैंने गोइंग कंसर्न को छेड़ा क्या, नहीं, गोइंग कंसर्न ऐसा का ऐसा चल रहा है तो फिर उसके लिए डिस्क्लोजर नहीं देना। क्या मैंने अक्रूवल कॉन्सेप्ट को छेड़ा क्या, नहीं, तो फिर डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं अक्रूवल के लिए। लेकिन क्या कंसिस्टेंसी हर्ट हुई है, यस, कंसिस्टेंसी हर्ट हुई है, पहले एसएलएम था अब डब्ल्यूडीवी है, पहले पहले एसएलएम था अब डब्ल्यूडीवी हुआ है, इसका मतलब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं किए हुए हो, तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हमने पिछली बार ये वाली पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, अब हम ये वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, यू हैव टू डिस्क्लोज इट। तो संबंधित, जो जिससे संबंधित है, जो जिससे रिलेवेंट है, वो वाला डिस्क्लोजर आप बेशक दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।